Welcome to our Misra classes. Today topic is vectors. फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं किसको कहोगे फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज द क्वांटिटीज which can be defined by a magnitude and a unit. मैग्नीट्यूड होगा उसमें और यूनिट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि बोलते हो तुम 1 मीटर लेंथ, 2 kg राइस, मतलब 2 को कहते हैं मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू। और साफ कर दें, मैग्नीट्यूड हटा के न्यूमेरिकल वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में दोनों आ जाएगा, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू कर देते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं। द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर क्या है तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू, m क्या है मीटर, यूनिट देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये यूनिट हो गई। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज ए यूनिट। 1 फिजिकल क्वांटिटी नहीं, 1 लिख दो, ए मैथमेटिकल क्वांटिटी। 3 बोल दो, दिस इज मैथमेटिकल क्वांटिटी। पाई बोल दो, मैथमेटिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और यही 3 kg बोल दें। ठीक है, पाई रेडियन बोल दें, ये सब क्या होगा फिजिकल हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी यूनिट। सेकंड, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड बाय, कैटेगराइज्ड बाय, डिफाइंड बाय और डिवाइडेड इनटू। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 basic quantities. One is called scalar, second is called vector, and third is called tensor. The physical quantities are divided into 3 categories. One is scalar, another is vector and another is tensor. तो फिर स्केलर किसको कहोगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed by
ओनली वन कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट उसमें होगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी expressed by only one component called magnitude। ठीक है, इस कंपोनेंट का नाम क्या है? मैग्नीट्यूड। तो विच कैन बी डिफाइंड बाई आर एक्सप्रेस्ड बाई ओनली वन कंपोनेंट, that component is called magnitude or called स्केलर्स। केवल मैग्नीट्यूड बोलो, सफिशिएंट भी है, नेसेसरी भी है। मतलब मैग्नीट्यूड इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। जैसे तुम कहीं गए, अब बोले कि 1 kg राइस, गिव मी 1 kg राइस, या 10 मीटर क्लॉथ। तुमने बोला कि गिव मी 1 kg राइस और 2 मीटर क्लॉथ। तुम्हारा जो दुकानदार होगा वो तौलेगा और तुमको 1 किलो चावल दे देगा या 10 मीटर कपड़ा दे देगा। ये नहीं पूछेगा वो, और न तुम बोलोगे, न वो कहेगा, न पूछेगा, न तुम बोलोगे कि 1 kg राइस ईस्ट डायरेक्शन में दो या 10 मीटर क्लॉथ साउथ डायरेक्शन में दो। ऐसा बोलोगे तो वो भी कहेगा कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट भी है, नेसेसरी भी है। नेसेसरी का मतलब तुमको बोलना पड़ेगा कि आई नीड 1 kg राइस, तो वो दे देगा। अब इसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इन ईस्ट डायरेक्शन और इन साउथ डायरेक्शन और इन नॉर्थ डायरेक्शन, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये नेसेसरी भी है एंड सफिशिएंट भी है। इतना कहोगे तो ये ज़रूरी है बोलना, इतना ही बोलना ज़रूरी है। दिस इज कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन। ये सफिशिएंट भी है। तो तुम्हारे इसमें जितनी क्वांटिटी आएगी, जितनी भी तुम फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हो स्केलर में ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, जितना तुम जानते हो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, etc। ठीक है, तो पहला समझो कि जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ऑल आर स्केलर्स। एंड सेकंड, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब एक चीज़ ध्यान रखो कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ओनली वन स्टेटमेंट विच इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट, etc। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं? तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर्स आर फॉलोज एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिटिव अलजेब्रिक सम किया जाता है। स्केलर्स को हमेशा अलजेब्रिक सम, इट फॉलोज अलजेब्रिक सम। इसमें अलजेब्रिक सम ही केवल किया जाता, मतलब प्लस माइनस साइन के साथ इनको ऐड करते जाते हैं।
vectors those physical quantities which can be expressed by four components. Physical quantities which can be expressed by four components. चार कंपोनेंट होंगे. फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड मस्ट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये सम नहीं फॉलो करेगा. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है. एंड फोर्थ मस्ट बी कम्यूटेटिव. मस्ट बी कम्यूटेटिव इन एडिशन. एडिशन में क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव. तो ये दोनों 1 and 2 दीज आर नेसेसरी कंडीशन. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है, तभी वेक्टर होगा. नेसेसरी कंडीशन, ठीक है. ये दोनों 3 and 4 मतलब केवल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हुए ही हम बोल दें कि ये वेक्टर है, ये नहीं. ये दोनों जब फॉलो करे तब आप बोलोगे कि दिस इज वेक्टर. सफिशिएंट कंडीशन मतलब वेक्टर मस्ट फॉलो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो जैसे कि 12th तुम्हारा हुआ, IIT करने जा रहे हो तो 12th जरूरी है, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. नेक्स्ट 12th के बाद JEE का क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है. नहीं करोगे तो IIT थोड़ी होगे तुम. उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा ना. तो उसको क्वालिफाई करने का मतलब है कि ये सफिशिएंट है, अब तुमको IIT में एडमिशन मिल जाएगा. समझ गए चीज़ को? फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें 4 कंपोनेंट हों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेसेसरी एंड मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए. मस्ट बी कम्यूटेटिव इन एडिशन. एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा तब उस क्वांटिटी का नाम आप वेक्टर करोगे. वैसे सीधे वेक्टर नहीं बोल सकते. जैसे कि करंट को देख लो. करंट 2 एम्पियर है इधर, करंट इधर 3 एम्पियर है. तो करंट फॉर एग्जांपल करंट 2 एम्पियर 3 एम्पियर एडिशन हो गया 5 एम्पियर. अगर हम एंगल इसके बीच चेंज करते हैं, 2 एम्पियर है, दिस इज 3 एम्पियर है, फिर भी करंट जो है इधर 5 एम्पियर ही आएगी. मतलब चेंज ऑफ एंगल से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. ऐसे सम का नाम दिया जाता है
algebraic sum। ठीक है। 2 + 3 is always 5। Do not depends upon angle between 2 ampere and 3 ampere। Such quantities or such sum are called algebraic sum। तो current has both magnitude as well as direction, but follows algebraic sum, do not follow vector sum, therefore current is scalar quantity। ठीक है। तो करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो समझ गए होंगे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी वो क्वांटिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर हो, बशर्ते कि वो फॉलो न करे कौन सी चीज़, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो फॉलो करे तब समझिए कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, अदरवाइज वेक्टर नहीं कहोगे। अब मस्ट बी कम्यूटेटिव इन एडिशन, तो आप समझ सकते हो कि a + b वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल्स वेक्टर b प्लस वेक्टर a। दिस इज लॉ कम्यूटेटिव इन एडिशन, ये भी होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें फॉलो हो रही हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव इन एडिशन भी है, देन दैट क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है। A tensor, those physical quantities which can be expressed by more than those physical quantities which can be expressed by more than 4 components called टेंसर। उस क्वांटिटी का नाम टेंसर होता है। ठीक है। मतलब टेंसर जो है इसके 4 कंपोनेंट जो हैं से ज़्यादा होते हैं तब। द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई मोर देन 4 कंपोनेंट, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे टेंसर में एक क्वांटिटी आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ोगे 11th में ही ये। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसकी वैल्यू होती है mr², m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो ये mr जब इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो आई इंक्रीज डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड वेरी करने लगे, डिपेंडिंग मैग्नीट्यूड आई का वेरी करना शुरू हो जाएगा। आई आर अगर 1 है तो m, 2 है तो 4m, 3 है तो 9m, बढ़ता जा रहा है ना वो। तो ऐसी चीज़ों का नाम क्या बोलते हैं? आई फिक्स नहीं रहता, आई डिपेंड्स अपॉन आर। तो ऐसी क्वांटिटी का नाम हम क्या देते हैं? टेंसर। आई ही फिक्स नहीं। जैसे स्केलर और टेंसर में डिफरेंस देख लो। स्केलर, अगर तुम 2 kg चावल लिए इलाहाबाद में और अमेरिका चले गए
तो वहाँ भी तोलोगे तो 2 ही kg रहेगा, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर है। अमेरिका में जाओगे तो कम से कम लाखों टन मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का नाम, ये मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, आर डिपेंडेंसी, इसलिए इसका नाम हम क्या देते हैं, न वेक्टर है न स्केलर है, तो है क्या फिर। तो फिर जब कोई नहीं, सब रिजेक्ट कर दिए, तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ही डिफर करता रहे, उसको टेंसर कहते हैं। तो स्केलर और टेंसर में इतना अंतर है, जब ये दोनों रिजेक्ट कर देते हैं तो भी वो अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, वो भारत है, कोई रिजेक्ट करे आप आइए यहाँ। ठीक है, तो इस तरह का टेंसर एक सेट है जो कि ये दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न स्केलर कहेगा कि तू मेरे मेंबर हो, न वेक्टर कहेगा कि तू मेरे मेंबर हो, टेंसर कहेगा कि आओ मेरे मेंबर हो। ठीक है, तो वेक्टर में तुमको एक चीज़ मैंने बताया कि मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बताया ना। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए। अगर इस लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है तो वो क्वांटिटी वेल नहीं है। तो एक होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ। दोनों ही लॉ रिजल्ट सेम देते हैं, आपको जिस पे कॉन्फिडेंस हो वही लागू करिएगा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज सी, तो सी इक्वल्स यहाँ भी लिखोगे ए प्लस बी। ये एंगल जो है ए और बी के बीच एंगल अल्फा है और ए और सी के बीच एंगल थीटा। ठीक है, यह ट्रायंगल लॉ, ये वेक्टर ए है, देख रहे हो, बी इसके हेड से बनाओ, इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। जिधर एरो का हेड रहता है देखो वो हेड है, बैक वाले को क्या कहते हैं, टेल। और ये जो है तुम्हारा सी है। ठीक है, ए और बी के बीच एंगल, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा। ये ट्रायंगल लॉ। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें सभी वेक्टर के टेल एक ही जगह से शुरू हुए हैं। देख रहे हो, ए भी यहीं से शुरू है, बी भी यहीं से शुरू है, सी भी यहीं से शुरू है। इसमें देखो ए के हेड पर बी है और ए के टेल से बी का हेड मिला हुआ है सी के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है, रिजल्ट दोनों एक ही देंगे। ठीक है, सी इक्वल्स ए प्लस बी ये भी बताएगा और सी इक्वल्स ए प्लस बी ये भी बताएगा। ठीक है, तो सी इक्वल्स ए प्लस बी वेक्टर तो लिख दिया। तो एक तरीका होता है कि इसको नापो, इसको नापो, इसको नापो, ऐसे करो। दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी
making angle alpha with each other. Let two vectors A and B making angle alpha with each other. Theta is the angle between A and C. ठीक है, इसका नाम लिख दो P Q, इसको आगे बढ़ दो, ये P Q S, इसका नाम लिख दो R या S, इसको T, इसका नाम है एस टी यू। इसी तरह से इसका भी लिख दो पी क्यू, ये प्रोड्यूस करके इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको एस कर दिया, इसको टी कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इसमें कर लिया गया। कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए परपेंडिकुलर from S on T produced, कर दिया। ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम S on T produced, डाल दिया। अब तुम लिख सकते हो बाई ला पाइथागोरस, पी एस स्क्वायर इक्वल्स पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। दोनों में एक ही नाम लिखे हो, लिख सकते हो। इक्वल्स पी टी को लिख दो पी क्यू प्लस क्यू टी होल स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, हो गया। इसको लिख सकते हो आप पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू टी प्लस एस टी स्क्वायर, हो जाएगा। अब इस फिगर से देखो, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो देखो पी क्यू इक्वल्स ए है, पी एस इक्वल्स सी है, मैग्नीट्यूड केवल लिख रहे हैं। क्यू टी इक्वल्स ये बी है ना, ये बी कास अल्फा है, और एस टी इक्वल्स बी साइन अल्फा। ये इक्वेशन 1 हो गया और दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दूँ। ये देख रहे हो ना कैसे लिखा गया, पी एस स्क्वायर एस टी स्क्वायर पी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखे पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू की वैल्यू ए है, पी एस की वैल्यू सी है, क्यू टी की बी कास अल्फा है, एस टी की बी साइन अल्फा है। अब फ्रॉम 1 and 2, अब यहाँ कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, वन एंड टू तुम देख लो। सी स्क्वायर इक्वल्स हो रहा है पी क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा
प्लस 2ab cos अल्फा प्लस st b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 3 हो गया। इन दोनों को एक जगह करो, इन दोनों को एक जगह करो तो फाइनली तुम्हारा आ गया c स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab cos अल्फा। इसकी वैल्यू 1 हुई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, दिस इज मैग्नीट्यूड। a स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, दिस इज वेक्टर सम। किस पर डिपेंड कर रहा है ये? cos अल्फा पर डिपेंड कर रहा है। स्केलर सम में cos अल्फा का कोई मतलब नहीं होता। और tan थीटा अगर लिखना है तो लिख सकते हो st बाई पी टी, इसमें भी st बाई पी टी। st की वैल्यू कितनी है? इक्वल्स q साइन अल्फा बाई p प्लस q cos अल्फा। ठीक है, दो एक्सप्रेशन है। अब कल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे एप्लीकेशन होता है, क्या होता है, कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। ठीक है, ये अब कल आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।